लोकसभा चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस में जिस तरह से गुटबाजी देखने को मिल रही थी, अब दोनों पार्टियों ने अपने दोनों बड़े चेहरे अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे को नई जिम्मेदारी हरियाणा चुनावों में दी है। इससे पहले ये दोनों चेहरे अपनी अपनी सीट एक एक सीट तक सीमित रहे। अशोक गहलोत जालोर तक अपने पुत्र मोह में सीमित रहे, वसुंधरा राजे झालावाड़ तक सीमित रही। और हमने लोकसभा चुनावों में ये देखा, वसुंधरा राजे उतनी सक्रिय नजर नहीं आई जिस तरह से उनकी कार्यशैली राजनीति में कार्य करने की थी। अब चूंकि और पिछले 3 महीने से अशोक गहलोत भी बेड रेस्ट पे थे, अब चूंकि दोनों बड़ी पार्टियों ने अपने अपने चेहरों को जिम्मेदारी दी है, बीजेपी ये संकेत देना चाहती है स्टार प्रचारक बनाकर वसुंधरा राजे को हरियाणा चुनावों का, कि वो वरिष्ठ चेहरों को के पक्ष में काम कर रही है, उनको भी अनदेखा नहीं कर रही है। उधर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस में जो अशोक गहलोत के गुट में उनके जो ग्रुप में गुटबाजी चल रही थी, उस गुटबाजी को खत्म करने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस ने हरियाणा चुनावों को देखते हुए मैदान में ऑब्जर्वर के रूप में अशोक गहलोत को उतारा है। लेकिन इन दोनों पार्टियों के निर्णय से हरियाणा चुनाव में कितना लाभ होगा, ये आने वाला समय तय कर सकेगा। कैमरा पर्सन कमलेश भाटी के साथ सपना शर्मा, भारत एक्सप्रेस, जयपुर। बदलापुर के आरोपी अक्षय शिंदे के मौत के मामले में महाराष्ट्र में सियासत गरमाती जा रही है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है और आरोप लगा रहा है कि सरकार ने किसी को बचाने के लिए मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस द्वारा इनकाउंटर कराने की रणनीति बनाई। हालांकि पुलिस ने साफ कर दिया है कि अक्षय शिंदे ने रिवॉल्वर छीनकर पुलिस पर फायरिंग किया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आत्मरक्षा में गोली चलाई और अक्षय शिंदे की मौत हो गई। हमारी मांग है कि जो संचालक मंडल जो स्कूल का आरएसएस और बीजेपी का था, उनको बचाने के लिए इस तरह की घटना को किया गया है क्या, ये शंका सबके मन में है। और हमारी मांग ऐसी है कि कोई भी आरोपी ना छूटे और दोबारा ये घटना ऐसी घटना ना हो। पर सरकार ये सब घटनाओं को और उस आरोपी को, बाकी आरोपी को क्यों बचा रही है, और इसलिए उच्च न्यायालय के माध्यम से ये चौकसी हो, ये मांग कांग्रेस पार्टी करती है। विपक्ष के आरोपों के बाद अब सरकार ने इस पूरे मामले में सीआईडी गठित कर दी है। साथ ही अक्षय शिंदे का पोस्टमार्टम जेजे अस्पताल में कराया गया है, जिससे ये साफ हो पाए कि आखिर गोली कितना नज़दीक से मारी गई है और क्या वो जानबूझकर मारी गई है या एक्सीडेंटल गोली अक्षय शिंदे को लगी है। यानी आरोप प्रत्यारोप के बीच महाराष्ट्र में अक्षय शिंदे के मौत पर अब सियासत ने तूल पकड़ लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट बालकिस के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। तिरुपति के प्रसादम में चर्बी की मिलावट होने का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बहुत सारे हिंदू संगठन अब इसके विरोध में आवाज उठा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने अब इस मामले को लेकर के एक मांग सरकार के सामने रख दी है कि जितने भी हिंदू मंदिर है उनका सरकारीकरण खत्म करके सामाजिकरण हो, ताकि खुद हिंदू उनकी देखभाल कर सके। इसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद एक आंदोलन भी कर रहा है, जिसको लेकर के देश भर में आंदोलन होगा और साथ में वहां की सरकारों को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन रमेश राय के साथ कोमल शर्मा। भोपाल के वल्लभ भवन स्थित मंत्रालय में आज मोहन यादव कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें सबसे अगर महत्वपूर्ण फैसला देखें तो सोयाबीन की सरकारी स्तर पर खरीदी को मंजूरी मिली है, यानी कि सोयाबीन की उपार्जन नीति को मंजूरी दी गई है कैबिनेट द्वारा। और ये पहली बार होगा मध्य प्रदेश में। केंद्र सरकार ने 13.68 लाख मीट्रिक टन की स्वीकृति मध्य प्रदेश को दी है कि इतना आप सोयाबीन मध्य प्रदेश में खरीद सकते हो। इसके अलावा अगर दूसरे फैसले की बात करें तो जो एमएलए रेस्ट हाउस है वो बरसों पुरानी जर्जर बिल्डिंग हो चुकी है, उसमें व्यवस्थाएं भी नाकाफी हैं, जिसको लेकर अब विधायक विश्राम गृह के कुछ खंडों को तोड़कर दोबारा से उसमें निर्माण किया जाएगा और उसमें 102 फ्लैट बनाए जाएंगे, जिसके लिए
1.3 करोड़ की स्वीकृति आज कैबिनेट ने दी है। इसके अलावा उज्जैन में जो क्षिप्रा नदी है उसको स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें लागत बढ़ गई है। 27 तारीख को सागर में रीजनल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, उसको लेकर आज कैबिनेट में चर्चा हुई है। आगामी वर्षों में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर किस तरह से काम होना है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर चर्चा हुई। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो आज की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से ईडी को लगा बड़ा झटका। सोनीपत के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार पर दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस को अवैध बताते हुए हाई कोर्ट ने सुरेंद्र पवार को दी जमानत। 25 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस को अवैध बताते हुए ईडी द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे को हाई कोर्ट ने किया रद्द। सुरेंद्र पवार को मिली राहत। आपको बता दें कि पिछले 20 जुलाई को सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने उन पर आरोप लगाया था कि अवैध खनन मामले में 25 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार दोषी हैं और इस मामले को लेकर उन्हें 20 जुलाई को गिरफ्तार करने के बाद उन पर मामला दर्ज किया गया था, जिसको लेकर सुरेंद्र पवार हाई कोर्ट पहुंचे थे। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की थी और जो फैसला अब आया है उसमें सुरेंद्र पवार को राहत देते हुए इस पूरे मामले को और ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को अवैध और गलत बताते हुए अब सुरेंद्र पवार को जमानत देते हुए केस भी रद्द करने की बात हाई कोर्ट द्वारा जारी आदेश में की गई है। सोनीपत से कैमरामैन स्वास्थ्य के साथ ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस। पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। एमबीबीएस में एनआरआई कोटा को लेकर दायर पंजाब सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह एक फ्रॉड कोटा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इसको लेकर वो आने वाले समय में दिशा निर्देश जारी कर सकता है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह पैसा उगाही करने का सरकारी तरीका है। सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद पंजाब सरकार की याचिका को खारिज किया गया। आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर एनआरआई कोटा को विस्तार दिया था और कहा था कि पंजाब के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस दाखिले के समय एनआरआई को प्राथमिकता दी जाएगी। आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा जारी इस अधिसूचना को रद्द कर दिया था, जिसके खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ गोपाल कृष्ण। गुजरात की यूनिवर्सिटियों में नमाज पढ़ने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पिछले साल बड़ोदरा में एमएस यूनिवर्सिटी में छात्रों के द्वारा नमाज पढ़ी गई थी और उसके बाद कुछ छात्र संगठनों ने इसके खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद अहमदाबाद की गुजरात यूनिवर्सिटी में भी कुछ इसी तरीके का मामला सामने आया था, जहां कुछ छात्रों के द्वारा यूनिवर्सिटी कैंपस में नमाज पढ़ी गई थी और उसको लेकर हंगामा हुआ और इस हंगामे में कुछ लोग चोटिल हुए थे और इसके बाद यह मामला तूल पकड़ा और इसमें कई विदेशी छात्रों को लेकर हंगामा खड़ा हुआ था। लेकिन जैसे तैसे ये मामले थम ही रहे थे कि आज गुजरात की गणपत यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया है। गुजरात के महसाना में स्थित इस यूनिवर्सिटी में कुछ छात्रों के द्वारा यूनिवर्सिटी कैंपस में नमाज अदा की गई और इसके खिलाफ हिंदू संगठन लगातार उग्र हो गए और उन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और यूनिवर्सिटी प्रशासन से इन नमाज पढ़ने वाले छात्रों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। चुनाव आयोग की टीम ने मंगलवार को दूसरे दिन भी
झारखंड के तमाम प्रशासनिक और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। सुबह से ही लगातार बैठकों का दौर जारी रहा, जिसमें राज्य भर के तमाम पुलिस के डीआईजी, आईजी समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही जो प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं वो भी उपस्थित रहे। तमाम लोगों के साथ चुनाव आयोग ने बैठक कर यह जानना चाहा कि आखिर झारखंड चुनाव के लिए कितना तैयार है और किस तरह की कमियां हैं जो कि अभी बाकी रह गई हैं। कुल मिलाकर चुनाव आयोग ने 2 दिनों में अपना जो आकलन देखा है, उसके मुताबिक झारखंड पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। ऐसे हालात में कल भी जिस तरह से चुनाव आयोग की टीम ने तमाम राजनीतिक दलों समेत अधिकारियों के साथ मुलाकातें की थी, उन मुलाकातों और मंगलवार की मुलाकातों के बाद इतना तो तय है कि झारखंड में चुनाव अब दूर नहीं है और टीम जब आज दिल्ली वापस रवाना होने के बाद जल्द से जल्द इस विषय में निर्णय लेगी कि आखिर झारखंड में चुनाव कब होगा, कितने चरणों में होगा। और चुनाव का कार्यक्रम उम्मीद यही की जा सकती है कि 15 नवंबर के बाद शुरू हो जाएगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। वाराणसी के रामनगर पे निर्माणाधीन शास्त्री घाट पर गुंबद गिरने के मामले की जांच पूरी होने के बाद जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी वाराणसी ने शासन को भेज दी है। इस जांच में यह खुलासा हुआ है कि काम करने वाले ठेकेदार और फर्म के साथ ही इसके सुपरविजन में लगे कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने लापरवाही बरती, जिसके कारण गुंबद गिरा और एक व्यक्ति की मौत हो गई। वाराणसी के बलुआ घाट में निर्माणाधीन शास्त्री घाट पर पिछले दिनों गुंबद गिरने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके बाद यूपी सरकार सत्ते में आई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया था। जिलाधिकारी वाराणसी को सौंपी गई रिपोर्ट में यह उजागर हुआ है कि निर्माणाधीन घाट पर जो पत्थर लगाए जा रहे थे, जो सामग्री इस्तेमाल की जा रही थी, उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं थी। जिन मजदूरों को इस काम में लगाया गया था, उनके पास इस तरीके के काम करने का कोई अनुभव नहीं था। उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन जो कार्यदायी संस्था है, उसके अधिकारियों ने पर्यवेक्षण नहीं ठीक ढंग से किया, जिसके कारण इस घटना के लिए वो भी दोषी पाए गए। अब ये देखने वाली बात होगी शासन स्तर पर ठेकेदार और इसकी पर्यवेक्षणीय अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि जिला अधिकारी वाराणसी की रिपोर्ट अब शासन को चली गई है। वाराणसी से सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र के रहने वाले हरि नारायण ने पुलिस से शिकायत की है कि उनके घर पर कुछ लोग पथराव कर रहे हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। दरअसल पूरा मामला धर्म परिवर्तन को लेकर के है। हरि नारायण पहले हैदर अली हुआ करते थे और कुछ दिन पहले उन्होंने धर्म परिवर्तन कर हिंदू धर्म अपना लिया है और उनका नाम हरि नारायण हो गया है। हरि नारायण को धर्म परिवर्तन कराने वाले संतोष का भी कहना है कि उन्हें भी तरह तरह की धमकियां मिल रही हैं और देश ही नहीं विदेश से भी धमकी भरे फोन मिल रहे हैं। माननीय हमारे संतोष जी भाई साहब हैं, वो उनका कह रहे हैं कि क्योंकि वो उन्होंने मुझे उनके माध्यम से मैं घर वापसी में आया हूँ, उनका काफी स्नेह मुझ पर रहा है, तो उनका भी कह रहे थे कि उसके परिवार को भी हम खत्म कर देंगे, उनका सर्वनाश कर देंगे और तो बहुत घर वापसी करा रहे हैं। अल्लाह के घर में इनकी घर वापसी करा देंगे। हरि नारायण और संतोष ने पुलिस से शिकायत की है कि उन्हें सर तन से जुदा करने की धमकी भी दी जा रही है। हरि नारायण जी इन्होंने एक आवेदन दिया है कि रात में कुछ विशेष समुदाय के लोगों द्वारा इनके घर पे नारेबाजी की गई है और घर वापसी की बातों को लेके इनको टारगेट किया जा रहा है। इस संबंध में इनसे आवेदन लिया गया है और इस पर जांच कर सीसीटीवी फुटेज देखकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और हरि नारायण के घर पर पथराव के सीसीटीवी भी पुलिस के पास जमा किए गए हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है कि कुछ युवक और एक युवती खड़े हुए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही कुछ कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। अब देखना है पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। 2025 के महाकुंभ को दिव्य भव्य और उसकी सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए प्रयागराज नगर निगम द्वारा प्रयागराज के अरेल में एक पार्क बनाया जा रहा है, जिसका नाम शिवालय पार्क है। हम आपको दिखा दें, यहाँ पर भारत के नक्शे पर यह पार्क बनाया जा रहा है। यूपी का पहला पार्क है जिसको भारत के नक्शे पर बनाया जा रहा है। यहाँ पर एंट्री गेट पर सबसे पहले वहां पर समुद्र मंथन की मूर्ति लगाई जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो है
12 ज्योतिर्लिंग के भी लोग दर्शन कर पाएंगे। 2025 के महाकुंभ में जब श्रद्धालु प्रयागराज आस्था की डुबकी लगाने आएंगे तो वो यहाँ शिवाला पार्क में भी 12 ज्योतिर्लिंगों के भी दर्शन कर सकेंगे। इसके ठीक पीछे ही भगवान ब्रह्मा जी की एक बहुत भव्य मूर्ति भी लगाई जाएगी। अब देखना यह है कि 2025 का महाकुंभ कितना दिव्य, कितना भव्य और कितना सौंदर्य होगा, अब तो 2025 आने के बाद ही पता चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ मैं राजकुमार, भारत एक्सप्रेस प्रयागराज। 2025 के कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अगले महीने से चलाएगी इलेक्ट्रॉनिक बसें। ये बसें शहर से शहर को जोड़ेंगी। पहले चरण में यहाँ से 24 बसों का संचालन किया जाएगा। ये बसें बनारस, रॉबर्ट्सगंज, लखनऊ और अयोध्या धाम से जुड़ेंगी। पहले चरण में चलाई जाएंगी बनारस के लिए 10 बसें, लखनऊ के लिए 6 बसें और रॉबर्ट्सगंज और अयोध्या धाम के लिए 4-4 बसें चलाई जाएंगी। अब देखना यह है कि 2025 का कुंभ कितना दिव्य और कितना भव्य होता है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ मैं राजकुमार, भारत एक्सप्रेस प्रयागराज। गुजरात में बाढ़ बारिश के बाद सीजनल बीमारियों ने कहर बरपाया है। सितंबर के अकेले 10 दिनों में 2650 डेंगू के मामले सामने आए हैं और 2150 करीब मलेरिया के मामले सामने आए हैं, लेकिन सर्वाधिक मामले डेंगू के नज़र आ रहे हैं। राज्य में प्रतिदिन करीब 250 के आसपास मामले दर्ज हो रहे हैं, जिनमें सर्वाधिक मामले डेंगू के नज़र आ रहे हैं। डेंगू से अब तक राज्य में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, तो इनका इलाज करने वाले डॉक्टर भी डेंगू की चपेट में हैं। सूरत में एक पीजी में रहने वाली महिला डॉक्टर की कुछ दिन पहले डेंगू के कारण मौत हुई थी, तो अब अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में करीब 68 स्वास्थ्य कर्मी डेंगू की चपेट में आए हैं, जिनमें से अलग अलग विभागों में काम करने वाले कर्मचारी हैं। राज्य सरकार लगातार हर जगह पर दवाइयों का छिड़काव कर रही है, तो राज्य सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पिछले सालों की अपेक्षा इस बार डेंगू के मामलों में कमी आई है। लेकिन ऐसे में मौसम विभाग ने एक बार फिर राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और यदि बारिश फिर से होती है तो मच्छरजन्य बीमारियों का कहर राज्य में एक बार फिर से बढ़ेगा। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। मानसून के बाद चारधाम यात्रा एक बार फिर जोरों पर दिखाई दे रही है। 35 लाख से ज्यादा यात्रियों ने अब तक चारों धाम के दर्शन कर लिए हैं, जबकि भूस्खलन के चलते सरकार को कई बार यात्रा को रोकना भी पड़ा, जिसके चलते यात्रा प्रभावित हुई और यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। यात्रा में देश विदेश से आ रहे श्रद्धालुओं की खासी आस्था है, जिसको देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले ही बार में 35 लाख से ज्यादा यात्रियों के द्वारा चारों धामों में यात्रा की गई, वहां के दर्शन किए गए। इस बार माना जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ भीड़ चारधाम यात्रा में जुटेगी। दिवाली के दौरान ही यात्रा में चारों धामों के कपाट भी बंद होने हैं। सौरभ भाटिया, भारत एक्सप्रेस, देहरादून।